अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि हम हमेशा नाजुक मोड़ पर खड़े होते हैं, लेकिन वाक़तन इस मरतबा पाकिस्तान अपने नाजुक मोड़ पर खड़ा है। इमरान खान ने जो बातें की हैं उसकी गूंज लंदन में आपको सुनाई दे रही है। लंदन में नवाज़ शरीफ ने पॉलिटिकल कंसल्टेशन की और इस फैसले के बाद कि अब हमने इंतखाबात अपने वक्त पर करवाने हैं, लंदन बहुत अलर्ट हो गया है। इस प्रोग्राम में हम लंदन की भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको सियाको सबाक बता दें। इमरान खान ने जो पेशावर में बैठ के बातें की हैं उनसे तो वाज़े पता चलता है कि अब वो म्यूटनी या बगावत की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से कि उन्होंने पाकिस्तान के तमाम इदारों को, ब्यूरोक्रेसी को, रेंजर्स को, पुलिस को और फिर आर्मी और ISI का नाम लिए बगैर लेकिन इस्तेलाह इस्तेमाल करते हुए न्यूट्रल्स को वार्निंग दी है कि वो चोरों के साथ खड़े हैं या अवाम के साथ, और ये भी कहा है कि तारीख उनको जज करेगी और मैं उनको देख रहा हूँ। इसके साथ साथ राना सना ने कहा है कि पहले तो हमने इजाज़त देनी थी, लेकिन अब हम मार्च की इजाज़त नहीं देंगे। राना सना ने इस मार्च को फितना मार्च का नाम दिया है और एज अ रिज़ल्ट इस्लामाबाद के अंदर और इर्द गिर्द आपको एक किस्म का हसार बनता हुआ नज़र आता है। डिप्लॉयमेंट्स की खबरें भी आ रही हैं और रेड जोन जो है वो फ़ौज के हवाले कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल इसका नोटिस लिया है, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कल क्या करती है। मरियम नवाज़ ने आज ताबड़तोड़ हमले किए और जवाब भी दिया वाज़े अंदाज से। एक तो हम ये बताते चलें कि मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब उन्होंने ARY का माइक उठाया तो मैं इसको ऑन द रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ कि हम इसको बिल्कुल अप्रूव नहीं करते। अगर किसी चैनल या उसके मालिक के ख़िलाफ़ कुछ मामला है और हक़ाइक़ आपके पास हैं तो उनके ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई करने की ज़रूरत है, लेकिन पब्लिक नेमिंग एंड शेमिंग जो है वो किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। और माइक उठाने से मुराद क्या है, सिंबलिज्म हम उसका समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। काशिफ अब्बासी ने यह भी ट्वीट किया ARY की तरफ से कि ARY की बंदिश की जा रही है, केबल से उतारा जा रहा है, बावजूद इसके कि बहुत गंभीर इश्यूज़ हैं जिस किस्म का जर्नलिज़म हो रहा है, जर्नलिज़म के नाम पर जो कुछ हो रहा है, हम फिर भी ये कहेंगे कि ये काम नहीं करना चाहिए। असूली तौर पर भी गलत है और ये नॉन प्रोडक्टिव भी है। अगरचे वो तमाम लोग जो अब सहाफ़त की बात करते हैं, जब सालों से चैनल्स पर बंदिश हो रही थी, सहाफ़ियों को निकाला जा रहा था, डंडा डोली हो रही थी, तो ये चैनल्स पर बैठ के हंसते होते थे, लेकिन असूली तौर पर जो बात गलत है वो गलत है। बहरहाल मरियम नवाज़ ने आज ताबड़तोड़ हमले किए, इमरान खान को फितने का कहा और कहा कि कुरान में लिखा हुआ है कि फितने के साथ कैसे डील करना है, और सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। लेकिन लंदन क्रूशल है। लंदन के अंदर क्या बात हो रही है? नवाज़ शरीफ ने जो फौरी इलेक्शन चाहते थे, क्या ऐसा सोचा कि उन्होंने अब इस मार्च से निपटने के लिए बाकायदा हदायत जारी की हैं और हुकूमत को अपना टेन्योर पूरा करने का कहा है। इसहाक डार हमारे साथ प्रोग्राम के अगले हिस्से में मौजूद होंगे, जो इन नेगोशिएशंस का कलीदी हिस्सा हैं। उनसे हम पूछेंगे कि लंदन क्या सोच रहा है। जी डार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा ये फरमाइएगा कि आपने ट्वीट भी किया जिसके अंदर कंसल्टेशंस लंदन में चल रही हैं, और अभी भी इंटरव्यू से पहले भी आप मीटिंग्स में थे, फिर मीटिंग से उठ के आए, खाकान अब्बासी साहब भी वहाँ पे हैं। तो ये बताइए आप वहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं लंदन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामुदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम। तलत साहब, बेसिकली तो जाहिर है कि ये एक इस वक्त जो 25 मई की कॉल दी है, एक तो समझ नहीं आ रही कोई इसकी कोई वजह नहीं है। आईनी तरीके से ये वो हुकूमत फारिग हुई, और जो उसके साथ जो इनकी सीनियर लीडरशिप की तकारीर हैं और जो थ्रेट्स हैं कि जी ये खूनी धरना होगा, ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा, और फिर आपने देखा कि कल एक लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के कांस्टेबल को स्ट्रेट फायर करके मार दिया गया। ये बड़ी जाहिर है कि जो भी हुकूमत होती है, हमने 2014 का भी धरना देखा हुआ है, हमने फैजाबाद का भी धरना अपनी हुकूमत में डील किया हुआ है। तो इस हवाले से यदि अवाम के जानो माल का हिफाजत मैं समझता हूँ अवलीन फ़र्ज़ है हमारी हुकूमत का, और उसके लिए जो भी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ये नहीं इजाज़त दी जा सकती 2014 की तरह, क्योंकि इस दफ़ा अलाइज बड़े क्लियर हैं। उन्होंने कहा जी कि आपने 2014 में बहुत लीनियंसी दिखाई थी, PTV पे हमला हो गया, प्राइम मिनिस्टर के घर के यानी गेट पे पहुंच के
तो ये चीज़ें जो है नाकाबिले बर्दाश्त होंगी। तो आर यू तो वरीड साग डार साहब के वो रिपीट हो सकता है इस मरतबा? देखिए, जो इनकी तकारीर है वो तो इसी इसी टाइप की हैं। ये तो बात कर रहे हैं जिहाद की। आपने सुना होगा इमरान जी। न्याजी साहब का जो स्टेटमेंट है कि अब वो जिहाद पे आ गए हैं। पहले वो नया पाकिस्तान था, फिर रियासत मदीना था, फिर वो अमरीकी साजिश थी, अब ये पहुंच गए जिहाद पे। देखिए, खुदा का खौफ करें, इस कौम को, इसकी आवाम को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस्लाम के नाम के ऊपर और एंटी वेस्ट के नाम पे ऊपर, इस्लामोफोबिया के हाथों। ये मुनासिब नहीं है। और आई होप के सेंस प्रिवेल्स। भाई, आप एक आईनी तरीके से आप गए हैं, आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा के वेट करें। मैक्सिमम क्या है, अगस्त 2023 तक तो वैसे ही अब असम्बली की मुद्दत खत्म हो जाती है, उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं नहीं हूं तो कोई नहीं होगा। ये जो जो स्ट्रेटजी जो है, डार ये साहब, जो आपकी हुकूमत ने इंतजाम किए हैं और आपकी कंसल्टेशन और नवाज शरीफ साहब की कंसल्टेशन, फिर उसके बाद उनकी तरफ से जो हिदायत भी जारी हुई हैं, फिर हुकूमत के बयानात भी जो हैं, अब मुकम्मल तौर पे फैसला यही किया गया है कि इनको इस्लामाबाद के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी हमने इस्लामाबाद का कोई हिस्सा भी मफलूज नहीं होने देना। वो क्लेम करते हैं जी कि इस शफकत महमूद के 1100 जगहों पर छापे मारे गए हैं। जो खबरें आ रही हैं, ज़ाहिर उससे तादाद बहुत कम है, लेकिन खबरें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट जी ने भी इसका नोटिस ले लिया है कि जी इस्लामाबाद के इलाकों की अगर बंदिश हो रही है तो जी आपकी इस वक्त स्ट्रेटजी क्या है? कि वो तो केपी से आ रहे हैं, वसाइल भी लेके आ रहे हैं और लोग भी लेके आ रहे हैं और केपी की हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट है। तो मैं ज़रा आपकी स्ट्रेटजी जानना चाहूँगा कि स्ट्रेटजी क्या है आप? तलत साहब, जो हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि इनके प्लान्स बड़े खौफनाक और ख़तरनाक हैं। इन्होंने यहाँ तक कि इन्होंने ये जो गैस शेल्स हैं ये भी लिए हुए हैं, और इनके पास असला भी है। और उसकी एक टोकन ट्रेलर हमने कल देख लिया कि जब नॉकिंग एक यानी लोकल लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी ने की, तो इन्होंने उस पर फायर करके एक बंदा मार दिया और कोई रिग्रेट नहीं है। और अपने बेटे को उस साहब ने ऑर्डर किया कि तुम फायर करो। ये तो अब रिकॉर्ड पे आ चुका है, हर चीज आया है। तो इन हालात में कोई भी हुकूमत हो, उसका फर्ज होता है कि वो अवाम की जानो माल, क्योंकि ये जो इनके बयानात इनके लीडर्स के थे वो बड़े मीनिंगफुल हैं, और वो ये वारंट करते हैं कि जो कुछ भी हुकूमत अपनी हिकमत अमली बना सकती है बनाए, और वो ना होने दे कि ये मासूम लोगों की जानों से ये जिहाद के नाम पे और इस्लाम के नाम पे और एंटी वेस्ट के नाम पे ये उनको शील्ड बना के तो ये काम करें। तो उसके लिए हर हुकूमत की ऐसे मौके पर निपटने के लिए अपनी हिकमत अमली होती है, कॉम्प्रिहेंसिव हिकमत अमली है। और आपको याद होगा कि यही अगर सुप्रीम कोर्ट ने कल लेना है तो बिस्मिल्लाह जरूर सुने, उनको सुने। हमारे भी गवर्नमेंट के तरफ से जो लॉयर्स होंगे वो भी ऑब्वियसली अपना व्यू बताएंगे, लेकिन वो उनको याद होगा कि जो शलवारें जो टांगी गई थी, लटकाई गई थी थ्रू आउट सुप्रीम कोर्ट के यानी जंगलों में, और जो कुछ उनके लॉन में जो कुछ हुआ था वो उनको भी याद होगा। और उनके ये कहने के बावजूद उस वक्त ये ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का 2014 वाले धरने में कि कोई रोड ब्लॉक नहीं होगी, एक्सेस उनको होगी। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जजों को एक्सेस नहीं थी, वो दूसरे बैक डोर से उनको आना पड़ता था लंबे रूट के साथ। तो ये सारी हकायक है और बहुत डॉक्टर साहब, पुरानी। आपने माजी का जिक्र किया, 2014 का आपने जिक्र किया, बिल्कुल बड़ा वाज़ेह है कि उस वक्त क्या हो रहा था। इस्लामाबाद पर जो जत्थाबंदी है, इसकी तारीख जो है, जो हुकूमत सिटिंग गवर्नमेंट है और आपकी हुकूमत को तो ज़्यादा जत्थों का सामना करना पड़ा, बल्कि आपकी हुकूमत को ही सामना करना पड़ा। पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ तारिल कादरी का, तो या तो आपको निगोशिएट करके उनको वहाँ से हटाना पड़ता है। इन्हें डी चौक पे जब तारिल कादरी आके बैठ गए, फिर पीपल्स पार्टी की काबीना का मिनिस्टर्स गए, वहाँ पर उन्होंने जनाब विक्ट्री डिक्लेयर की, फिर रात को वो चले गए। उसके बाद फिर हम टीएलपी के धरनों के ऊपर आ जाते हैं। बाकायदा एक मुआहदा हुआ, मुआहदे के ऊपर साइन हुआ, और उसके बाद एक मिनिस्टर को जाना पड़ा, कुछ जो कानून में मुबैना तब्दीलियाँ हो रही थी उसके ऊपर गारंटी देनी पड़ी, तो फिर वो चले गए। खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत जब थी, फिर हमने देखा कि जब जत्थाबंदी शुरू हुई तो उसमें यह भी हमें नज़र आया जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं उन्होंने अपने हाथ उठा लिए, और खाकान अब्बासी साहब इज़ ऑन द रिकॉर्ड ऑफ सेइंग कि जी जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी, बिलखसूस अस्करी इदारे जिनको हम कहते हैं, उन्होंने कहा जी कि हमने इसको हाथ नहीं लगाना। अब ये बताइएगा कि इस मरतबा व्हाट हैज़ चेंज्ड? अब आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं कि अब आप रोक पाएंगे?
दरअसल जो 2014 का धरना था उसमें तो डायरेक्टली मैं इन्वॉल्व रहा नेगोशिएशंस में, और इनकी टीम जो थी वो उसको लीड कर रहे थे अपना जहांगीर तरीन साहब, और मेरे साथी भी थे। हम इनसे नेगोशिएट करते थे, फिर नेगोशिएशन टूट भी गई। फिर एपीएस का बदनसीब वाक़या हो गया, बच्चों की शहादत का, और उसके बावजूद हमने इनके साथ बिल्कुल एक रिटर्न मुआहदा किया और फिर उस पर अमल दरामद भी किया, और जस्ट उस वक्त के चीफ जस्टिस नासिर मुल्क साहब की सरबराही में कमीशन बनाया। लेकिन ये अगेन बदकिस्मती है कि जो उस कमीशन की रिपोर्ट जो थी वो इनके लिए फिर एक मजाक के तौर पर उनका जी वो तो हमारी सियासत थी, वो थी कि ना 4 हल्के चोरी हुए ना 35 पंक्चर हुए। नॉर्मल छोटी मोटी डिस्क्रिपेंसीज उन्होंने कहा कि थी, जो कि हर इलेक्शन में होती है, बल्कि बहुत महजब और एडवांस मुल्कों में भी होती हैं। तो वो इन्होंने जो कुछ किया वो भी आपके सामने। फैजाबाद धरना भी मुझे याद है, उसमें भी मैंने उलमा के साथ नेगोशिएट किया, उनसे बात की। तो उस वक्त ये बात आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि हमें कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट कहीं से नहीं मिली। हमने बतौर हुकूमत हमने पूरी तरह उसको फेस किया, उसको डील किया, और अल्लाह का शुक्र है कि हमने बड़े कामयाबी के साथ धरना उठवाया भी अपने, लेकिन अपने वादे पे भी पूरी तरह अमल किया। कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट आई और इनको पूरा मौका मिला। ये कौम को पूछना चाहिए कि फिर खान साहब ने ये कह दिया कि जी वो तो मेरा सियासी एक चाल थी जो 35 पंक्चर थे। तो इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर। अब हिस्ट्री इज रिपीटिंग कि वो हुकूमत में थे तो सब चीज बेहतरीन थी। वो 1 महीना उन्हें करीबन हुआ है हुकूमत से निकले हुए। अब मईशत की उनको फिक्र लग गई है, उनको अब अवाम की गुर्बत की फिक्र लग गई है, अब उनको मुल्क में जो है हालात उसके खराब है उसकी फिक्र लग गई है। इंतजामी तौर पर आप अब इतने पुरएतमाद क्यों हैं? क्या इस्टेब्लिशमेंट यानी फौज और इंटेलिजेंस यानी आईएसआई और एमआई इनकी सपोर्ट की जमानत आपके पास है? नहीं, देखें, आपके आईनी जो है आपको टूल्स के आप ऑब्वियसली रेंजर्स मांग सकते हैं, और मोस्ट लाइकली मेरा ख्याल है कि रेंजर्स अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। वो तो कोई रिफ्यूज नहीं। क्यों, जो आपकी स्टैंडर्ड खुदा ना खास्ता उसको बहुत सीरियस स्टैंड ऑफ हो जाता है। जैसे कि 2014 में था, आपको याद है कि जो जिस जगह को ये माने थे, ये वहां से ग्राउंड से निकल के 2-3 दिन के बाद ये फिर आगे डी चौक की तरफ आ गए। वो उस वक्त एक बड़ा हमारे अंदर किचन कैबिनेट में बड़ा सीरियस डिबेट हुई। कुछ साथियों का ख्याल था कि इनको नहीं आने देना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ का दानिशमंदाना फैसला था कि अगर ना होता तो चंद लाशें गिरनी थी उधर। तो मैं दोबारा दोहराता हूँ, तो इस मरतबा आपको क्या सपोर्ट वो अवेलेबल है जो पहले अवेलेबल नहीं थी? मैं अर्ज करता हूँ जी, आयरन फिस्ट के साथ डील करेंगे, आईनी हाथों से डील करेंगे। अवाम और जो कौम है उसकी जान माल की हिफाजत के लिए हर जो हुकूमत के यानी हो गए टूल्स और उनके पावर्स, उसको पूरी तरह इस्तेमाल किया जाएगा। और वो जनरॉसिटी और वो लीनियंसी जो कि 2014 में दिखाई गई थी वो नहीं दिखाई जाएगी। मैं इतने कह सकता हूँ। मैं बेहतर है कि हम अभी इमरान खान ने इंटरव्यू दिया है अरशद शरीफ को, और उसमें जो एक ट्वीट आया है उसके ऊपर वो ये लिखा है कि 3 हफ्ते से कह रहा था कि 20 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा। मुझसे कहा गया, अब किसने कहा हमें पता नहीं है, लेकिन हम अस्यूम कर सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के कोई नुमाइंदे हैं, कि बात हो रही है, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। इनकी वजह से लॉन्ग मार्च का ऐलान 22 मई को किया। अब मैं किसी चीज़ को नहीं मानता। तो इस्टेब्लिशमेंट क्या इमरान खान के साथ आपकी खबरों के मुताबिक एंगेज्ड रही और तारीख के ऊपर फिर गड़बड़ हो गई? इमरान खान को कह रहे थे आप 28 को कर लें, दोहा में नेगोशिएशंस होने दें, 25 को फिर इमरान खान ने अनाउंस कर दिया, मज़ीद गड़बड़ हो गई। ये खबरें इस्लामाबाद के अंदर फैली, आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ देम। तो आपके ख्याल में अब इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर इमरान खान से हट गई है सपोर्ट में? मैं समझता हूँ जी कि ये तो या इमरान खान साहब तफसील दे सकते हैं, या फिर इस्टेब्लिशमेंट को क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या वो अंगेज थे और अंगेज हैं किस चीज की। यानी यो कहते हैं ना, मैं कह रहा था 20 तक, तो 20 तक क्या चाहते थे वो? ये कोई तरीका नहीं है कि वो कहे जी कि गवर्नमेंट रोल बैक करे और नया इलेक्शन कराए। वाई? आपको याद होगा कि इन्होंने जाने से पहले भी तलत साहब यही किया था। इन्होंने उनको अंगेज किया, उनके जरिए उस वक्त की ऑपोजिशन, इस वक्त की हुकूमत है, वो इत्तेहादी जमातों को ये पैगाम दिया और बाकायदा यानी इनकी विश लिस्ट दी गई कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन विड्रॉ कर लें
और मैं जो है वो असेंबली डिसॉल्व करके इलेक्शन अनाउंस कर देता हूँ, ये आपको अप्रैल में है। जी बिल्कुल। उसके ये लहदा बात है कि इन्होंने कहा कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने ये फार्मूला दिया था, उन्होंने कहा जी इन्होंने हमें, आईएसपीआर ने कहा जी इन्होंने हमें ये कहा था, हमने तो इनके कहने पे वो यानी अपोजिशन को ऑफर किया, तो इन्होंने उनको इस्तेमाल भी किया और इन्होंने उनको बदनाम भी बाद में किया, यानी अपनी इनकी विश लिस्ट थी। अब ये कोई तरीका नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि या तो ये गैर आईनी तरीके से निकले हों, ये एक आईनी तरीके से निकले हैं। अगर इनके पास आईनी को तरीका वापस आना है तो हमेशा आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में नो कॉन्फ्रेंस हो और उसके बाद दोबारा कोई चेंज नहीं। लेकिन इन्होंने तो एक फजूल किस्म का जो है, लेकिन डॉक्टर साहब, इमरान खान की डिमांड, उनके तरीकाकार की बहस के ऊपर हम बात करेंगे अभी मजीद और, लेकिन उनकी जल्दी इंतखाबात की डिमांड में और आपकी और नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज के पहले स्टैंड के मुताबिक जल्दी इंतखाबात की नैरेटिव में क्या फ़र्क है? आप भी जल्दी इंतखाबात चाहते थे, वो भी जल्दी इंतखाबात चाहते हैं। आप भी ये कह रहे थे कि जी हमने इमरान की हुकूमत का वज़न नहीं उठाना, वो किसी और वजह से कह रहे हैं आप इंतखाबात करवाएं। इस्टेब्लिशमेंट भी इंतखाबात जल्दी चाहती है। तो मैं समझने से कासिर हूँ कि ये तब्दीली फिर कहाँ से आ गई कि आपने ये डट के फैसला कर लिया कि हमने खड़े हो जाना है और अब हमने अपना टेन्योर पूरा करना है, जानते हुए कि आप पहले कहते चले आ रहे हैं कि इंतखाबात जल्द होने चाहिए। मैं अर्ज करता हूँ, इसमें टाइम फैक्टर है जो कि ये एक चेंज पहले यानी मैं इसको दो फेजेस में एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली फेज वो थी कि जब हम अक्टूबर नवंबर लास्ट ईयर जब ये बात शुरू हुई थी और हमने कहा फौरी इंतखाबात, मियां साहब ने कहा, उस वक्त हमारी बड़ी क्लियर पोजीशन थी। अगर ये उस वक्त मान जाते, आपको याद होगा इन्होंने कहा कि मैं किसी कीमत पे इधर नहीं जाऊंगा, कोई ताकत नहीं है जो मुझे अदम एतमाद के जरिए कामयाब हो सकती है मेरे खिलाफ और मुझे निकाल सकती है। मैं बात करूं अक्टूबर नवंबर 2022 की। ठीक। आज हम बात कर रहे हैं करीबन 8 महीने डाउन द लाइन, जबकि उस पीरियड में मजीद तबाही हो चुकी है मुआशी तौर के ऊपर। इंटरनेशनल जो रिलेशंस को हमने मजीद खराब कर चुके हैं। और फिर ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग इन्होंने जो जल्दबाजी में 25 मई का ऐलान कर दिया कि जी मैं तो बस आ रहा हूं और मेरा मतलब है कि मैं धरना दे रहा हूं और मैं अब आपसे इलेक्शन की अनाउंसमेंट करवा के जाऊंगा। यही हुआ ना जी। समझता हूं कि कोई इतनी वो हमको बुजदिली से वो बात नहीं कर रहे थे, हमें कोई डर नहीं था। हमने अल्लाह के फजल से माजी में परफॉर्म किया, आज लोग हमारी परफॉर्मेंस को याद कर रहे हैं। ग्लोबल कम्युनिटी को हमें रिकग्नाइज किया कि हम 18वीं मीशत बनाने जा रहे थे पाकिस्तान को। आज इनकी 4 साल की बदतरीन परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान 54th दुनिया की मीशत बनने जा रहा है चंद सालों में। तो बात यह है जी कि हमने तो नई नीति के साथ किया था कि चले एक इलेक्शन चोरी शुदा है, अगर ये छोड़ते हैं जो 3 साल में जो तबाही हो चुकी है। और मैं लास्ट ईयर अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, आप अपना लाइब्रेरी में फाइल निकालेंगे तो आपको सारी डेट मिल जाएंगी। अभी इन्होंने वक्त जाया करते करते हम अप्रैल में ले आए, विच इज 6 महीने वहां से। और जब आप ऐसे बयान देते हैं कि सब्सिडी दे रहे हैं जाते जाते और साथ कीमतें कम कर रहे हैं और 30 जून तक दे रहे हैं और कहते हैं फंडेड है, सबसे बड़ा झूठ है, फंडेड है। कोई फंड नहीं। आपने इंटरनेशनल अदारों को बताया फंडेड है, आपने कॉम को बताया फंडेड है। पिछले हफ्ते तक इनके टीम मेंबर जो है वो बयान दे रहे हैं, उनके वजीर खजाना जो थे कि जी फंडेड है। वो भाई आके दिखाओ तो कॉम को बताओ कि फंडेड किधर है, एक पैसा उसके लिए नहीं है। इन्होंने खान साहब ने उसका रिफ्यूज ले लिया जी, मैंने जो कंस्ट्रक्शन का जो मैंने स्कीम दी थी एमनेस्टी, उसके पैसे। इस तरह तो नहीं होता ट्रांजैक्शनल। ओ भाई आपका तो रेवेन्यू टारगेट ही मीट नहीं हो रहा। आप तो उसमें आई नो ये इकोनॉमी ऑब्वियसली इज नंबर्स आर योर फेवरेट सब्जेक्ट, लेकिन मैं जरा पॉलिटिक्स का लूप कंप्लीट कर लूं पहले। आपने अप्रैल के इमरान खान के निकाले जाने के बाद जल्दी इंतखाबात की डिमांड दोहराई। ये माना कि आपकी डिमांड पहले की है, लेकिन आपने अप्रैल में उनके निकाले जाने के बाद ये बात दोहराई कि इंतखाबात जल्दी होने चाहिए। मरीम नवाज ने बार बार कहा कि इंतखाबात जल्दी होने चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि व्हाट हैज चेंज्ड? ये अब जो मुसम्मम इरादा है कि हमने टेन्योर पूरा करना है, इसका सोर्स क्या है? मैं अर्ज करता हूं, देखिए एक तो यह है कि काइंडली कीप इन माइंड के हमारी 11 पॉलिटिकल पार्टीज की एक यूनिटी, गवर्नमेंट ऑफ यूनिटी है। तो ये जो एक हमारी इत्तेहादी हैं, हम हैं, तो उसमें जाहिर है कि एक्सटेंसिव मुशावरत होती है, उसके साथ आगे चला जाता है। मेन जो कोर इशू आई है वो सब्सिडीज के ऊपर आई है कि फंडेड होती तो हमें भी मसला नहीं था, आवाम को रिलीफ मिलती रहती। ये जो वापस आने के बाद मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल अदारों को भी ब्लेम करने की जरूरत है कि उन्होंने
आते ही नई गवर्नमेंट को ये बोझ शुरू कर दिया कि जी ये आप सब्सिडी को रिमूव करें। भाई आपके साथ एक कंट्री डील कर रही है, गवर्नमेंट्स आती जाती हैं, वो उसमें जो पिछली गवर्नमेंट है वो इतना बड़ा झूठ बोल गई, और नई गवर्नमेंट जो आई है उसको आप कह रहे हैं कि आप फौरी तौर के ऊपर सारा बोझ आवाम पे डाल दें। वी आर नॉट हार्टलेस पीपल। तो हमारा जो मेजर प्रॉब्लम है कि भी हमने ये काम जो है वो हम इस तरह नहीं कर सकते जिस तरह आप कहते हैं कि वहां पे बोझ डाल दें, क्योंकि इस पे सिर्फ ये पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। 40 रुपए के करीब पेट्रोल की कीमत है, करीब 80 रुपए डीजल की कीमत है पर लीटर। डू यू थिंक इट विल बी फेयर कि इस आवाम पे जिस वक्त यानी दो वक्त की रोटी से बिल्कुल अनफेयर, बट डू यू थिंक आईएमएफ अब आपकी बात सुनेगा? आईएमएफ को हमें हमें कन्विंस करना पड़ेगा। आईएमएफ सुननी पड़ेगी। आईएमएफ की मैंने कल स्टेटमेंट पढ़ी, आईएमएफ चीफ की हार्ट टॉक के ऊपर वो अपना इंटरव्यू दे रही है। वो कहती है गवर्नमेंट्स शुड सब्सिडाइज फूड एंड एनर्जी। शाह साहब आप देखिए कल परसों का प्रोग्राम, और वो आईएमएफ चीफ कह रही है। आई डोंट नो व्हाई वी हाई, हम क्यों नहीं उनको ये कन्विंस कर सकते? फिर हमारी गलती नहीं है नई गवर्नमेंट की, ये कोलिशन गवर्नमेंट है। क्या हम कन्विंस कर रहे हैं इस चीज पर उनको? जी क्या हम उनको इस चीज पे कन्विंस कर रहे हैं? जी हम बिल्कुल, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज इस हुकूमत का हिस्सा है उनका ये कंसेंसस फैसला है कि हम ये इतना बड़ा जो प्राइस बॉम्ब है नहीं गिरा सकते अपने अपने अवाम और कौम के ऊपर। हाँ, अब इसको फाइनेंस कैसे करना है, फिर आपको मैं नंबर की बात ना करूं, वर्स्ट तरीन बजट खसारे का साल आ रहा है, 5,600 बिलियन। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इतना बड़ा, यानी एक साल में आप 5,600 अरब के कर्जे सिर्फ बजट खसारे पे कर्जों में ऐड करेंगे। और कर्जे जो हैं, जो कहते थे जी मैं 10,000 अरब कम करूंगा, सारी दुनिया में ढिढोरा पीटा हुआ था कर्जे और अदायगी, 30,000 अरब में शाह साहब 3.5 साल में 23,500 अरब बढ़ा के चले गए। इट स्टैंड्स लेटेस्ट फिगर्स जो है माइंड बॉगलिंग, 53,500 रुपए चले गए आपके कर्जे और अदायगियां। ये मुल्क किधर छोड़ के गए हैं? और अभी भी उस पर कोई बात नहीं है। अपनी परफॉर्मेंस, कोई इलेक्शन तो लड़ गया परफॉर्मेंस पे, आप नई इलेक्शन की बात करें, बताएं ना कौम को आपने क्या किया उनके लिए, उनकी आप क्या सहूलतें दी हैं उनका। आज इंटरेस्ट रेट इनकी वजह से आपने देखा होगा ये करीबन 14.25% पे इंटरेस्ट रेट आपका चला गया। कौन सा बिजनेस चलेगा इसके? ये बेस रेट है, इसके ऊपर 2, 3, 4% बैंक अपना स्प्रेड ऐड करते हैं। कौन सा बिजनेस इंडस्ट्री चलेगी इस रेट के साथ? यानी तबाही करके गए, परफॉर्मेंस को उनको बता नहीं रहे, और चुन लिया है बड़ा क्लेवरली। यानी मैं इस्लामोफोबिया पे शुरू हुए, जिहाद पे आ गए, और उधर जी मुझे वेस्ट ने निकाला, मुझे अमेरिका ने निकाला। ये क्या पॉलिटिक्स है भाई? ख्याल ये है कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन, हमें जो आईएमएफ के साथ निगोशिएशंस हैं उसमें वी आर निगोशिएटिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो ड्विंडल कर रहे हैं। खसारे का आपने खुद जिक्र फरमा दिया, जो अनफंडेड सब्सिडीज़ हैं उनका आपने जिक्र फरमा दिया। आईएमएफ की इंडोर्समेंट क्रिटिकल है। तो मैं जानना चाहूँगा कि हम किस किस्म के निगोशिएशंस या आउटकम की तवक्को करें आईएमएफ से, जिससे आवाम के ऊपर बोझ भी ना पड़े और आईएमएफ भी मुतमईन हो जाए, जो खुद सर खुजा रहा है कि हम किससे बात कर रहे हैं। कभी एक हुकूमत आती है, कभी दूसरी हुकूमत, कभी एक टीम आती है, कभी दूसरी। जी मैं गुजारिश करता हूँ जी, ये आपको याद होगा जब पिछला रिव्यू फरवरी में हुआ था, ये आईएमएफ के रूल के मुताबिक ये रिव्यू जो है वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है जी, 6 महीने के लिए। तो अगस्त तक हमारी कोई पॉलिसी लोन जो है वो रुक नहीं सकते। अगस्त तक आपके साथ जितने अदारे हैं, प्रोजेक्ट तो लोन वैसे भी नहीं रुकते, जो जितने अदारे हैं आपको पॉलिसी लैंडिंग कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि 6 महीने तक वो सर्टिफिकेशन वैलिड होती है। तो उससे पहले हमें आईएमएफ के साथ अपना नेक्स्ट रिव्यू का प्रोसेस और उनके नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग फाइनलाइज करनी है। उसके लिए काफी चीजें वो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि इन एनी केस वो जुलाई से पहले कुछ नहीं करेंगे आपके साथ। बाय द वे, थोड़ा सा जो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये नहीं था कि आप सब्सिडी आप कर दें तो आपको वो कल 1 बिलियन का चेक भेज देंगे। नो, ये आपको विश लिस्ट देंगे, और आपने अपनी इंटेलिजेंटली, जो आपने अभी कहा कि अवाम पे गैर जरूरी बोझ डाले बगैर हाउ बेस्ट यू कैन अचीव योर टारगेट्स, वो आपको एक्सपेक्ट करेंगे आप अपने बजट में वो चीजें रोल आउट करें। और उस पर आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा कि उनके विश लिस्ट बड़ी क्रूअल होती है, और वो जब वेस्ट में कोविड आ जाता है तो सब ईज हो जाती है, क्वांटिटेटिव ईजिंग हो जाती है, कोई परवाह नहीं होती, लोगों को घरों में बैठे हुकूमतें देती हैं उनके 75% सैलरी, कि जी वो वेस्ट है।
और उसको ये समझ रहे हैं ये रिलीजियसली इनको कर रहे हैं। ये कल जो बयान है, मैं आपको भी, मैंने कल देखे, हो सकता है ये पिछले 2 दिन पहले उनका इंटरव्यू हो, वो कह रहे गवर्नमेंट शुड सब्सिडाइज फूड एंड एनर्जी। तो क्या हमारा क्या क्राइसिस है? यही तो क्राइसिस है हमारा आज। तो पंजाब क्या कर रहा है? फूड को तो कर रहा है, वो आटे को करीबन 200-250 रुपए पर बैग 20 किलो का सब्सिडाइज करने लगा, 200 अरब चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें हमें प्रूडेंटली हमें ये बर्डन शेयर करना होगा, इसका वे आउट, कि ये जो बर्डन है 30 जून तक जो तो एक इमरान न्याजी साहब अनाउंस कर गए हैं, वो इलाहाबाद है कि फंडेड नहीं था, अब इसको फंडेड बनाना है। ठीक। और फंडेड बनेगा कि इसको कुछ अपना पेट काटना पड़ेगा, फेडरल गवर्नमेंट को बोझ उठाना पड़ेगा, और बाकी जो है सूबों, जाहिर है कि ये तो सारा सूबाई सूबों की जो अवाम है उन्होंने इस्तेमाल करना नहीं, ये फेडरल इतने से एरिया ने तो नहीं 40% इस्तेमाल करना नहीं सारी क्वांटिटीज। तो ये जो अपनी रेवेन्यू शेयर फॉर्मूला है, मैं ये पब्लिकली कह चुका हूं, इसमें 40% ये बोझ फेडरल गवर्नमेंट उठाए और ये 60% सूबों का जो रेवेन्यू आमदनी का प्रॉब्लम ही यही है डार साहब कि आप ये बहुत सारी बातें पब्लिकली कहते रहे हैं और ख्याल ये है कि मिफ्ता इस्माइल आपकी बातों की वजह से उनके हाथ बंद जाते हैं। तो आपकी जो एडवाइस है, क्या वो एडवाइस आपकी जो मैंडेट मिफ्ता इस्माइल के पास है नेगोशिएट करने का, उसका हिस्सा है, या आपकी एडवाइस जो है वो अभी उस मैंडेट का हिस्सा नहीं है और मुसलसल एडवाइस दिए जा रहे हैं? इसको तो ज़रा वाज़े कर दें। तो जी हम जो एक तो ये है कि सब्सिडीज के हवाले से और फिर IMF के विश लिस्ट के हवाले से उनको क्लियर जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने सारे सबके प्रपोजल सुन के, अपने अलाइज के प्रपोजल सुन के उनको क्लियर गाइडेंस दी है, और वो उस गाइडेंस के तहत ही इस वक्त कतर में उनके जो पार्लेज हैं उसी पे लाइन पे चलेंगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये नहीं है कि अगर ये सब्सिडीज के पहाड़ आप यानी आवाम पे नई कीमतें बढ़ा के यानी खत्म कर देते, तो ये नहीं था कि वो आपको कल 1 बिलियन का चेक भेज देते। वो तो उन्होंने तो आपको जुलाई में लेके जाना है, दे हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड। ये जब हमारी टीम गई थी वाशिंगटन में, तो वो तो ऑलरेडी इंडिकेटेड है। अब जो वो भी पार्टली पॉलिटिक्स करते हैं, वो देखेंगे बजट में आप क्या करते हैं। तो हमें अपनी स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी होंगी खुद। जब हम जब 2013 का बजट में आए थे, जब पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर था, तो हमने खुद उनसे, तो हमारे पार्लर बाद में शुरू हुए, हमने 4 जुलाई में अपना जो मुकम्मल किया था। लेकिन उससे पहले हमने अपने बजट में जो हम देख चाहते थे कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ये करना है, मॉनेटरी पॉलिसी इस तरह, इसको डायरेक्शन में ये चेंज करना है, फिस्कल ये करना, हमने कर लिए थे। यही वजह थी कि हमारा बजट पास होने के विद इन डेज हमने 4 जुलाई को 27-28 जून को बजट पास किया, 2013 को 4 जुलाई को हमने वी न्यू कि हमें IMF के पास नए प्रोग्राम जाना पड़ेगा, हमने कर लिया और हमने फिर डिलीवर भी किया पाकिस्तान की तारीख में। पहले हमारे लिए कितना जरूरी है डार साहब कि हम IMF के साथ एंगेज करें और इतना खून पसीना एक करें, कितना जरूरी? मैं ये इसलिए जरूरी है तलत साहब, बदकिस्मती से पिछले चंद दिहाइयों में, सालों में नहीं दिहाइयों में, ये एक IMF हैज बिकम ग्लोबल फाइनेंशियल डॉक्टर। अब 6 बिलियन तो कुछ नहीं है ना जी, 3 बिलियन आ चुके हैं, आपको मैक्सिमम 3 बिलियन मिलने अगले 2-2.5 साल में, जितने भी पीरियड में आप प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे। ये तो ऑलरेडी सस्पेंशन हुई हैं पिछली गवर्नमेंट में, तो ऑलरेडी आधा 3 साल तो हो चुके हैं, 3 साल तो हमने प्रोग्राम खत्म कर दिया था 2013 से 2016। वो ये है कि वंस यू आर ऑन ट्रैक, आपने अपने स्ट्रक्चर रिफॉर्म ठीक हो, मॉनेटरी पॉलिसी ठीक हो, आपकी डायरेक्शन ठीक हो, वो सब चीजें देखते हैं। हमारी तो डायरेक्शन के बाद रिजल्ट आने शुरू हो गए थे जी, तो वो उस डायरेक्शन के साथ आपकी एक्सेस टू सेकेंडरी मार्केट भी हो जाती है, आपका पेपर लेने के लिए भी लोग तैयार हो जाते हैं, जब आप बॉन्ड बेचते हैं, स्कूप बेचते हैं। तो आपको असल एवेन्यूज वो होने चाहिए किसी अच्छी गवर्नमेंट, जो स्टेबल गवर्नमेंट है, जिसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है। आप जापान देख लें, अमेरिका, वेस्टर्न, वो IMF के पास नहीं जाती, बोरो वो भी करते हैं। सबसे बड़ा बोरोर जो है वो तो जापान है, 250% ऑफ GDP उसकी बोरिंग है। हमारी तो 80s में है, 80% GDP। हमारा जो कानून हमने खुद अपने ऊपर एक लागू किया 60% कहता है। तो मैं ये कर रहा हूं कि हमें वो स्टेबिलिटी जब देंगे, तो ये एक्चुअली सिर्फ ये प्रोग्राम 6 बिलियन की बात नहीं है। अब जितने दूसरे अदारे हैं वो कहते हैं जी IMF अगर आपसे डील कर रहे हैं, आप जब प्रोग्राम खत्म भी हो जाता है तो फिर भी IMF आपकी जो रिपोर्ट होती है आर्टिकल 4 कंसल्टेशन या अदरवाइज, तो वो आपके ऊपर, हेल्थ के ऊपर वो अपना देते रहते हैं और सारे अदारे आपसे काम करते रहे। एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, आपका IBRD, आपका IFC, अब तो इवन चाइना जैसे बैंक, जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, वो भी देखते हैं, आपके इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक भी देखते हैं। तो उसका उस लिहाज से जरूरी है। पैसे
मैटर नहीं क्या करता। जमानत है कि आप इतनी काविश करें और जी। आपकी हुकूमत फिर भी चलती रहे? आपके पास तो नंबर्स बहुत ही कम है, रेनबो कोलिशन है, और ये कोलिशन जो है ये चंद महीने पहले नहीं, चंद हफ्ते पहले इमरान खान के साथ खड़ी थी। तो क्या जमानत है आपके पास कि इतना आप बर्डन उठाएं, इतनी मैं मगजमारी करें और फिर हुकूमत चलती रहे? जमानत तो कोई नहीं है आपके पास। मैं तलत साहब ये पार्टी के बिहाफ पे तो इतना बड़े आपके सवाल का जवाब मुश्किल है देना, लेकिन मैं जाती आपकी फीलिंग बता देता हूँ। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि इस मुल्क में रेजिलियंस है, और इस मुल्क ने साबित किया है कि अगर आप सही इसको मैनेज करें, इसकी इकोनॉमी को, आप इसके सही फाइनेंशियल मैटर्स को सही डायरेक्शन में लेके जाएं, तो स्काई इज द लिमिट। और हम उस तरफ जा रहे थे। हम G18 दुनिया की 18वीं मीशत बनने जा रहे थे। यानी हम माशी कुव्वत, अल्लाह के फल से हम एक स्टेबल इकोनॉमी बन सकते थे, लेकिन वो हमारा जो कुछ हुआ मैं उस तफसील में नहीं जाता। मैं समझता हूँ कि वो अल्लाह के हाथ में जो भी होगा, लेकिन ये नहीं है कि हम ये सोच के कि जी पता नहीं हमें हुकूमत है या नहीं है। मेरी जाती राय है कि टू द लास्ट मिनट, टू द लास्ट सेकंड, यू मस्ट ट्राई फॉर योर कंट्री, यू शुड डू योर बेस्ट, एंड बाकी अल्लाह के हाथ में है जी। वो तो अगले अगले लम्हे अपनी बंदे को जिंदगी का भी नहीं पता होता। तो ये मुल्क ठीक हो सकता था, हो सकता है और होना चाहिए। ये पैटी पॉलिटिक्स है और बैड पॉलिसीज है, इनकॉम्पिटेंस है, मिस डिलीवरी है, और वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस का माफियाज थे पिछले 3.5 साल इस मुल्क में, आवाम से लूटा है। बिल्कुल आखिर में डॉक्टर साहब, बिकॉज वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, पाकिस्तान में सियासी मट्टी जो है नीचे की मट्टी ऊपर आ गई, कोलिशंस तब्दील हो गई, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकलकर सड़कों पर आ गए, बनी गला से निकलकर पेशावर चले गए, आपके लोग जो हैं जो जेलों में थे वो हुकूमत के अंदर आ गए। मतलब आप समझें कि माइंड बॉगलिंग जो है ये एक, आपको लगता है कोई अगर नेटफ्लिक्स पे कोई ड्रामा भी लिखेगा तो उसके अंदर भी इतनी बड़ी तब्दीली, उसको जस्टिफाई करने के लिए व्यूअर्स को वो बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। आप अभी भी लंदन में हैं, व्हाई आरंट यू कमिंग बैक? अच्छा, मैं इससे पहले ये अर्ज कर दूं कि ये जो सारा आपने ड्रामा लिखेगा, उसको ये लिखना पड़ेगा कि इस मुल्क में एक डॉन लीग का ड्रामा हुआ था, एक पनामा का ड्रामा हुआ था, उन दोनों ड्रामों के बाद फिर एक मुल्क में अफरा तफरी, एक पोलिटिकल कैओस क्रिएट किया गया, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा गया, और उसके बाद फिर मुल्क की मईशत उनको लाई गई जिनके लिए 10 साल पुराना प्रोग्राम बनाया था कि इनको लाना है। वो लाने के बाद पता चला कि हीरो तो बिल्कुल जीरो था। उसने तो मुल्क की तबाही कर दी, उसने तो आवाम को पता ही नहीं था उसको कैसे हैंडल करना है, उसने तो उनको रुला दिया। यानी वो जहां तो अपोजिशन को रुलाना था, लेकिन आवाम को भी रुला दिया, उनका बेड़ा गर्क करके मईशत का उनके ऊपर वो बोझ डाल दी को शायद कई साल लगेंगे उनको वहां से निकालने के लिए। तो मेरी अर्ज ये है कि 2018 से लेके टिल लास्ट कपल ऑफ वीक्स मेरे वो पासपोर्ट ही नहीं था। मैं वो माशाल्लाह लकी आदमी था कि जिसके पासपोर्ट उसके अपनी हुकूमत ने और अपने फॉर्मर चीफ जस्टिस ने कैंसिल करवाया था, वैलिड पासपोर्ट, वो सितंबर 2018 में, और मुझे सोशल मीडिया से पता चला और वो बिल कंफर्म हुआ, और वहां बात खत्म नहीं हुई। इंस्ट्रक्शंस दी गई सिस्टम में कि मुझे पासपोर्ट नहीं इशू करना। यानी आप देखें कि हिपोक्रेसी की हद, कि एक तरफ जो पिछली हुकूमत है, मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो मुझे अब पता चला जब मैंने हुकूमत चेंज हुई है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। मगर अब तो बाहर आ गई है ना, अब तो बाहर आ गई है ना, तो अब तो सबस पासपोर्ट उगना चाहिए ना दरख्त के ऊपर, बाहर आ गई अब तो। नॉट वेस्टिंग अ मिनट, मैं जो कुछ कर सकता हूँ मैं पहले भी करता था, मैं आपके साथ भी प्रोग्राम्स करता रहा हूँ, मैं लिखता भी रहा हूँ, और मेरा कई चीजों का असर भी हुआ है। कॉर्पोरेट लॉ में जो 15 बदतरीन चेंजेस की गई थी 2017 का लॉ जो हमने दिया था, आपकी वापसी में रुकावट क्या है, मेरा सादा सा सवाल है। ना, मेरा तो मेडिकल का है जी। मेडिकल जब भी मुझे क्लियरेंस मिलेगी मैं इंशाल्लाह ट्रैवल करूंगा। मुझे कोई मेरा केस इज नॉन एग्जिस्टेंट इन माय व्यू। अब ये मेरा केस है, 20 साल में टैक्स रिटर्न नहीं दी, मैंने कभी 20 मिनट टैक्स रिटर्न डिले नहीं की, लेकिन उस वक्त मैं ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। उस वक्त कुछ लोगों को जल्दी थी अपने फैसले सुनाने में, वो नहीं रेडी थे कि सामने बक्सा पड़ा है, 34 साल का रिकॉर्ड है उस 20 साल समेत, तो क्या ये इंसाफ का तकाजा नहीं था कि एफबीआई को बुलाकर पूछा जाता? अब जेटी जाके चेयरमैन जाके लिखा के आ गया कि जी हमने एफबीआई से चेक नहीं किया। कैन यू इमेजिन कि आप किसी एक बंदा जो 4 दफा फाइनेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, उसके ऊपर ये घनौना इल्जाम लगा रहे कि उसने 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं दी 1981 टू 2001, जिसने 20 मिनट कभी डिले नहीं की। और मैं सामने रिकॉर्ड की सारा अपना जाती रिकॉर्ड की फोटो कॉपियां, असेसमेंट और उसकी रसीदें पेश तो मेडिकल रीजन जब क्लियर होंगे देन यू विल कम बैक। कम ऑन, दिस इज नॉट इंसाफ यार। तो मेरा तो ये केस है, मेरा तो केस बड़ा सिंपल है, मेरा केस एस्टैब्लिश हो चुका है इंटरपोल पे। यही केस वहां गया था, मैंने वही प्रूफ भेजे थे और उन्होंने मुझे क्लीन सर्टिफिकेट दिया और गवर्नमेंट के मुंह पे तमाशा मारा, पीटीआई की गवर्नमेंट को।
जो आगे बैठ जाते थे टीवी में हर दो हफ्ते के बाद कि जी बस अभी रेड वारंट इशू हो रहा है, अभी इसको ला रहे हैं। तो मेरा केस एस्टैब्लिश्ड है, दुनिया को पता, पाकिस्तान की 99 लोगों को पता है कि मेरा केस जो है फ्रॉड है। तो उस केस, मेरा केस इज नो इशू। मुझे मेडिकल क्लियरेंस मिले कि मैं आऊंगा, मेरा पासपोर्ट नहीं था, आई कुडंट ट्रैवल। मुझे बाई दी दूसरे पासपोर्ट कुछ अच्छे मुल्कों ने, 2-3 मुल्कों ने मुझे ऑफर किए कि अगर आपने, आई डिड एक्सेप्ट इट। मैं तो पासपोर्ट लेना था तो मैंने 75 में मुझे यूके में क्वालीफाई किया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई वाज एंटाइटल्ड एज डायरेक्टर फाइनेंस। I'm sure you had options that you didn't exercise. I have to leave it there. इसहाक डार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें ज्वाइन किया। क्रिटिकल टाइम है, नाजुक मोड़ है पाकिस्तान का। आप इसहाक डार साहब जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और क्रिटिकल रोल है उनका उन नेगोशिएशंस में जो लंदन में हो रहे हैं, और लंदन की एडवाइस इस्लामाबाद और लाहौर पहुंच रही है। हमारी तरफ से यही कुछ, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।